मैं एक भारतीय नागरिक हूँ। भारतीय की भावना का सच्चे मन से विश्वास करने वाला, एक शांतिपूर्ण, अहिंसक, एक देशभक्त, इस देश के कानून को मानने वाला, उसका आदर करने वाला एक नागरिक। कभी मैं अशफाक उल्लाह खां हूँ, कभी मैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हूँ, कभी टीपू सुल्तान हूँ, तो कभी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हूँ। मैं एक भारतीय नागरिक हूँ। बहुत वक्त से दफन कर रखी है मैंने अपनी कहानी, लेकिन आज सुनाना चाहता हूँ अपनी ज़बानी उस वक्त की तकलीफ़ जब कोई भी आके मुझे बोल देता है देशद्रोही या पाकिस्तानी। जब भी मैं अपना नाम बयां करता हूँ, एक लक़ब के मिल जाने से डरता हूँ। ये मेरी दाढ़ी, ये मेरी टोपी नमाज पढ़ने और पढ़ाने के लिए है, ना कि किसी को डराने या धमकाने के लिए है। चाहे वो हो इंडिया पाकिस्तान का मैच या वो हो राष्ट्रगान, हर घड़ी हर लम्हा है मेरी देशभक्ति और वफादारी का इम्तिहान। चाहे मेरी जन गण मन में हो रवानी या मैं उनको सुना दूं तराना हिंद की पूरी कहानी, फिर भी बड़े आसानी से वो मुझे बोल जाते हैं ए देशद्रोही या पाकिस्तानी। इसी सरजमी का हूँ मैं बंदा, यहीं पैदा हुआ, यहीं पला बड़ा, यहीं हूँ सही सालिम और जिंदा। फिर भी डरा सा रहता हूँ, सहमा सा रहता हूँ कि कहीं पड़ ना जाए मेरे भी गले लिंचिंग का फंदा। बड़े फ़क्र से सोचता हूँ कि 15 अगस्त को पहनूंगा शान से तिरंगे के रंग की शेरवानी, लेकिन कुछ भटके हुए लोग 14 अगस्त को ही मुझे बोल जाते हैं आज़ादी मुबारक हो ए पाकिस्तानी। मैं किस तरह इन्हें समझाऊं, मैं किस तरह इन्हें अपने वतन परस्त होने का यकीन दिलाऊं? इतिहास के पन्ने पलटूं या खुद एक इतिहास बन जाऊं? अक्सर सोचा करता हूं अगर कह भी दिया तो क्या नुकसान है, ये तो बेचारे भटके हुए इंसान हैं। लेकिन जब दिल की गहराइयों में झांकता हूं तो वहाँ तो सिर्फ मेरा हिंदुस्तान है। आज मुझे इन्हें कुछ जवाब भी देना है और इनसे कुछ सवाल भी करना है। तो जवाब ये है कि तिरंगे के 3 रंगों में ढूंढी मैंने अपनी पहचान। इस मुल्क की आज़ादी और कामयाबी में है मेरा बराबर का योगदान। तो सवाल ये है, क्यों मैं चला जाता पाकिस्तान? जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड कुछ साइंटिफिक और टेक्निकल चीज़ों पर बात करूँगा। अगर हम वेट लिफ्टिंग के दौरान कुछ साइंटिफिक चीज़ों को ध्यान में रखें तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। मसल को फास्ट ग्रोथ मिल सकती है और अच्छा फॉर्म हो सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम वेट लिफ्टिंग में किन साइंटिफिक चीज़ों को ध्यान में रखें। जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी। नॉर्मली हम ये करते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं, काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं अगर हम ये हमारा जो काम है, ये मसल कर रहा है वेट को लिफ्ट करने का, और अगर हमने इसको ये छोड़ दिया तो मसल ने काम नहीं करा। डंबल को ग्रेविटी पावर में, अर्थ की जो पावर होती है उसने अपनी तरफ खींचा। तो हमको करना क्या है, वापस जब डंबल को छोड़ेंगे तो मसल पावर से उसको रोकना है, धीरे धीरे जाने देना। देखें यहाँ पर, अब यहाँ पे जब ये नीचे जा रहा है तो मैं मसल को यूज कर रहा हूँ इसको होल्ड करने के लिए। दैट मीन्स आई एम वर्किंग अगेंस्ट ग्रेविटी। ये मसल से उठाया, नाउ माय मसल इज वर्किंग अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो दोस्तों, पहला पॉइंट था यू हैव टू यूज योर पावर अगेंस्ट ग्रेविटी। दूसरा टेक्निकल पॉइंट है ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। आपको कब सांस लेनी है और कब सांस रोकनी। हम डंबल को उठाते हैं तो हमको अपनी सांस रोकनी है। जब उसको रिलीज करेंगे तो सांस को भी रिलीज करना है। एक बार फिर देखें। आज की वीडियो में मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट बात बताया। एक, हाउ टू वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी। दूसरा, हाउ टू ब्रीथ इन एंड हाउ टू ब्रीथ आउट। सांस कब छोड़नी है
और सांस को कब रोकनी है। अगर ये चीज़ें हम मॉनिटर करके एक्सरसाइज करेंगे तो आप अपने रिजल्ट्स को चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के बाद जो हालात इस देश में बन पड़े हैं वो देखने लायक हैं। नॉर्थ ईस्ट पूरा जल रहा है और इस समय दिल्ली की स्थिति आप ये देख सकते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बाहर की स्थिति है और स्थिति बेहद गंभीर है, बेहद हिंसक हुई है क्योंकि जो प्रोटेस्ट है वो हिंसक आंदोलन में बदल गया। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, कई लोगों को डिटेन किया है। हमें भी इस बिल का विरोध करना चाहिए इसके साथ ही क्योंकि ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। स्टूडेंट्स को तो चोट आई है, मीडिया वालों अरे को नहीं भी नहीं, लोगों को चोट आई है। ऐसी बात नहीं है। हमारी सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास। स्टूडेंट के बीच की स्थिति है, कुछ करा है तो सोच समझ के करा होगा। अगर सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास, तो फिर ये बिल एक समुदाय के खिलाफ क्यों है? लोगों से बात करेंगे कि वो इस स्थिति में ये क्यों आ देखो, गए हैं कि इस आंदोलन को हमारे होम हिंसक मिनिस्टर बना जी का दिया है। वीडियो क्या मैं कह रहे हैं अपने ये? चिन्मय से कहूंगा कि वो एक बहुत बड़ी भ्रांति फैलाई जा रही है कि बिल माइनॉरिटी के खिलाफ, ये बिल विशेषकर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ। मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं, जो इस देश के मुसलमान है, इसके लिए इस देश के अंदर कोई चर्चा का, कोई चिंता का सवाल ही नहीं है। वो नागरिक है, रहेंगे, उनको कोई प्रताड़ित नहीं। मगर आप चिंता किसकी कर रहे हो? समझे कुछ? तो फिर ये बॉलीवुड और स्टूडेंट्स ऑफ आईआईटीज और सभी सोशल वर्कर इसके खिलाफ क्यों हैं? इसका प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? कोई तो बात है। सब राजनीति है मेरे दोस्त। ये अपोजिशन पार्टी सिर्फ भीड़ को इस्तेमाल करती है।
हमें इन चीज़ों पे से ध्यान हटा के अपने करियर पे अपना ध्यान लगाना चाहिए। चलो पढ़ाई करें, कल हमारा इंटरव्यू है। पथराव हो रहा है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों से बात करेंगे कि वो इस स्थिति में क्यों आ गए Yes. हैं कि इस आंदोलन को हिंसक You're बना right. दिया है। मैं अपने दोस्त दरवाजा खोलिए। जी, आप कौन? हम लोग एनआरसी से आए हैं। एनआरसी? जी हाँ, सही सुना। क्या हुआ? एनआरसी मतलब? NRC? एनआरसी मतलब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा आपकी नागरिकता की जांच के आदेश दिए गए हैं। लेकिन इसमें हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? इसमें आपको 1971 के पहले के डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं। कैसे डॉक्यूमेंट्स? जैसे 1971 से पहले के कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट जिससे ये सिद्ध हो सके कि आपके बाप दादा भारत के नागरिक थे या नागरिक हैं। ऐसे तो कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है हमारे पास। यस। डॉक्यूमेंट्स नहीं है? आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है? डॉक्यूमेंट तो थे, लेकिन वो बह गए अभी जो बाढ़ आई थी। बह गए मतलब घुसपैठ ये हो, ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। चलिए इनको ले चलते हैं सर, अपन इनको। चलिए चलिए। हमारे उच्च अधिकारी के पास चलना, आपको वहाँ पे आपको अपनी सफाई देनी है। लेकिन चलिए। अरे चलिए चलिए चलिए। चलिए चलिए। सर इनके पास एनआरसी संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है सर। नहीं है डॉक्यूमेंट्स तो भेजो इन्हें भी डिटेंशन सेंटर। लेकिन सर पिछले साल आई बाढ़ में हमारे डॉक्यूमेंट्स बह गए थे। लेकिन सर हम तो इंडियन हैं। आज हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं तो हमें अपनी नागरिकता साबित करना रहेगी। भारतीय हो तो कोई प्रूफ भी होगा ना भारतीय होने का, और नहीं है प्रूफ तो जाओ डिटेंशन सेंटर। डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो क्या हुआ? मेरे दादा आज़ादी की लड़ाई में भारत के लिए लड़े हैं। मेरे बाप कारगिल युद्ध में शामिल थे। ये चंद कागज के टुकड़े मेरी नागरिकता साबित करेंगे? मिश्रा, एंट्री करो इन लोगों की और रवाना करो। यूसुफ। और आपका? अजय। इनको छोड़ दो और इनको ले जाओ। लेकिन मैं क्यों नहीं? सीए के अंतर्गत इनको तो नागरिकता मिल जाएगी पर तुम्हें नहीं। ले जाओ इनको डिटेंशन सेंटर। अरे भाई गाड़ी आगे बढ़ा लो। हाँ हाँ कर रहे हैं कोशिश। क्या हुआ भैया? अरे जाम लगा हुआ है, लगता है कोई गाड़ी अटकी है। कब से लगा है? 15-20 मिनट हो गए।
सुनिए, कहीं ओवरहेड कॉइल में मॉइस्चर तो नहीं आ गया? एक बार बैटरी कनेक्शन चेक करके देखिए। अरे भाई आप अपना काम करिए। स्पार्क प्लग तो चेक करिए एक बार। कहा ना आप अपना काम करिए। अरे आप एक बार चेक तो करिए। लो तुम ही कोशिश कर लो। सेल्फ मारिए एक बार। एक बार फिर कोशिश करिए। अरे वाह, आपको तो बहुत अच्छी नॉलेज है। कहाँ से सीखा आपने? इंजीनियरिंग फ्रॉम सिस्टेक। Systech, the best way of learning. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड कुछ साइंटिफिक और टेक्निकल चीज़ों पर बात करूँगा। अगर हम वेट लिफ्टिंग के दौरान कुछ साइंटिफिक चीज़ों को ध्यान में रखें तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। मसल को फास्ट ग्रोथ मिल सकती है और अच्छा पंप हो सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम वेट लिफ्टिंग में किन साइंटिफिक चीज़ों को ध्यान में रखें। जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी। नॉर्मली हम ये करते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं, काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं अगर हम ये हमारा जो काम है, ये मसल कर रहा है वेट को लिफ्ट करने का, और अगर हमने इसको ये छोड़ दिया तो मसल ने काम नहीं करा। डंबल को ग्रेविटी पावर ने, अर्थ की जो पावर होती है, उसने अपनी तरफ खींचा। तो हमको करना क्या है, वापस जब डंबल को छोड़ेंगे तो मसल पावर से उसको रोकना है, धीरे धीरे जाने देना। देखें यहाँ पर, अब यहाँ पे जब ये नीचे जा रहा है तो मैं मसल को यूज़ कर रहा हूँ इसको होल्ड करने के लिए। दैट मीन्स आई एम वर्किंग अगेंस्ट ग्रेविटी। ये मसल से उठाया, नाउ माय मसल इज वर्किंग अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो दोस्तों, पहला पॉइंट था यू हैव टू यूज योर पावर अगेंस्ट ग्रेविटी। दूसरा टेक्निकल पॉइंट है ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। आपको कब सांस लेनी है और कब सांस रोकनी। हम डंबल को उठाते हैं तो हमको अपनी सांस रोकनी है। जब उसको रिलीज करेंगे तो सांस को भी रिलीज करना है। एक बार फिर देखें। आज की वीडियो में मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट बात बताया। एक, हाउ टू वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी। दूसरा, हाउ टू ब्रीथ इन एंड हाउ टू ब्रीथ आउट। सांस कब छोड़नी है और सांस को कब रोकनी है। अगर ये चीज़ें हम मॉनिटर करके एक्सरसाइज करेंगे तो आप अपने रिजल्ट्स को चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। May I come in, sir? Yes, come in. Hi Praveen, how are you? अरे प्रवीण, तुम? अरे राहुल, तुम? यार, आज से स्कूल लाइफ तो खत्म। और नई लाइफ शुरू। तो क्या सोचा तुमने कॉलेज के बारे में? बेस्ट ऑप्शन है इंजीनियरिंग। उससे क्या होता है? मैं तो बीएससी या बीसीए करूंगा। उससे क्या फायदा होगा? उससे 3 साल का कोर्स और फीस भी कम। 4 साल का कोर्स और फीस भी ज्यादा। अगर फीस ज्यादा है, ड्यूरेशन ज्यादा है, तो अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा हैं। फिर भी फीस एंड टाइम इज इम्पोर्टेंट। सिर्फ बीसीए या बीएससी करने से भी कुछ नहीं होगा। आज बीसीए करोगे तो कल एमसीए करना पड़ेगा, और बीएससी करोगे तो कल एमएससी करना पड़ेगा। अगेन ड्यूरेशन इज 5 years और फीस भी लगभग दोनों में सेम है। और जो 1 साल आप पीछे हो जाओगे ना, तो लाइफ टाइम 1 साल पीछे रहोगे। फिर भी जॉब अपॉर्चुनिटीज तो सेम रहेंगी। नो, इंजीनियरिंग में हमेशा पैकेज ज्यादा रहता है नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स के आगे। पर गवर्नमेंट जॉब तो निकलती रहेंगी। फिर भी प्रिपरेशंस नहीं करोगे, और फिर प्रिपरेशंस के लिए अलग से कोचिंग जाओगे, अलग से फीस पे करोगे। एंड एज पर यू, मनी इज इम्पोर्टेंट।
जितने भी पब्लिक सेक्टर्स हैं, रेलवेज है, बैंकिंग है, आप देखिए सबसे ज़्यादा सिलेक्शन इंजीनियर्स का होता है, क्योंकि उनका टेक्निकल कंटेंट वही है जो पूछा जाता है। आपको उसके लिए अलग से कोचिंग करना पड़ेगी। बीई में ऑलरेडी कवर्ड है वो। फिर भी मैं बीएससी या बीसीए ही करूँगा। ओके, एज यू विश, जैसी आपकी मर्जी। अरे संभल के। हेलो, कहाँ चले गए? याद है तुम्हें उस दिन? हाँ, सब याद है मुझे। काश उस टाइम मैंने तुम्हारी बात मान ली होती तो आज इंटरव्यू के लाइन में खड़े होने की जगह तुम्हारी तरह इंटरव्यू ले रहा होता। अरे भाई, गाड़ी आगे बढ़ा लो। हाँ हाँ, कर रहे हैं कोशिश। क्या हुआ भैया? अरे जाम लगा हुआ है, लगता है कोई गाड़ी अटकी है। कब से लगा है? 15-20 मिनट हो गए। सुनिए, कहीं ओवरहेड कॉइल में मॉइस्चर तो नहीं आ गया? एक बार बैटरी कनेक्शन चेक करके देखिए। अरे भाई, आप अपना काम करिए। स्पार्क प्लग तो चेक करिए एक बार। कहा ना, आप अपना काम करिए। अरे आप एक बार चेक तो करिए। लो तुम ही कोशिश कर लो। सेल्फ मारिए एक बार। एक बार फिर कोशिश करिए। अरे वाह, आपको तो बहुत अच्छी नॉलेज है। कहाँ से सीखा आपने? इंजीनियरिंग फ्रॉम सिस्टेक। Systech, the best way of learning. मैं एक भारतीय नागरिक हूँ। भारतीय की भावना का सच्चे मन से विश्वास करने वाला, एक शांतिपूर्ण, अहिंसक, एक देशभक्त, इस देश के कानून को मानने वाला, उसका आदर करने वाला एक नागरिक। कभी मैं अशफाक उल्लाह खां हूँ, कभी मैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हूँ, कभी टीपू सुल्तान हूँ, तो कभी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हूँ। मैं एक भारतीय नागरिक हूँ। बहुत वक्त से दफन कर रखी है मैंने अपनी कहानी, लेकिन आज सुनाना चाहता हूँ अपनी ज़बानी उस वक्त की तकलीफ़ जब कोई भी आके मुझे बोल देता है देशद्रोही या पाकिस्तानी। जब भी मैं अपना नाम बयां करता हूँ, एक लक़ब के मिल जाने से डरता हूँ। ये मेरी दाढ़ी, ये मेरी टोपी नमाज पढ़ने और पढ़ाने के लिए है, ना कि किसी को डराने या धमकाने के लिए है। चाहे वो हो इंडिया पाकिस्तान का मैच या वो हो राष्ट्रगान, हर घड़ी हर लम्हा है मेरी देशभक्ति और वफादारी का इम्तिहान। चाहे मेरी जन गण मन में हो रवानी या मैं उनको सुना दूं तराना हिंद की पूरी कहानी, फिर भी
बड़े आसानी से वो मुझे बोल जाते हैं ए देशद्रोही या पाकिस्तानी। इसी सरजमी का हूँ मैं बंदा, यहीं पैदा हुआ, यहीं पला बड़ा, यहीं हूँ सही सालिम और ज़िंदा। फिर भी डरा सा रहता हूँ, सहमा सा रहता हूँ कि कहीं पड़ ना जाए मेरे भी गले लिंचिंग का फंदा। बड़े फ़क्र से सोचता हूँ कि 15 अगस्त को पहनूंगा शान से तिरंगे के रंग की शेरवानी, लेकिन कुछ भटके हुए लोग 14 अगस्त को ही मुझे बोल जाते हैं आज़ादी मुबारक हो ए पाकिस्तानी। मैं किस तरह इन्हें समझाऊं, मैं किस तरह इन्हें अपने वतन परस्त होने का यकीन दिलाऊं? इतिहास के पन्ने पलटूं या खुद एक इतिहास बन जाऊं? अक्सर सोचा करता हूं अगर कह भी दिया तो क्या नुकसान है, ये तो बेचारे भटके हुए इंसान हैं। लेकिन जब दिल की गहराइयों में झांकता हूं तो वहाँ तो सिर्फ मेरा हिंदुस्तान है। आज मुझे इन्हें कुछ जवाब भी देना है और इनसे कुछ सवाल भी करना है। तो जवाब ये है कि तिरंगे के 3 रंगों में ढूंढी मैंने अपनी पहचान। इस मुल्क की आज़ादी और कामयाबी में है मेरा बराबर का योगदान। तो सवाल ये है, क्यों मैं चला जाता पाकिस्तान? जय हिंद। May I come in, sir? Yes, come in. Hi Praveen, how are you? अरे प्रवीण तुम? अरे राहुल तुम? यार आज से स्कूल लाइफ तो खत्म। और नई लाइफ शुरू। तो क्या सोचा है तुमने कॉलेज के बारे में? बेस्ट ऑप्शन है इंजीनियरिंग। उससे क्या होता है? मैं तो बीएससी या बीसीए करूंगा। उससे क्या फायदा होगा? उससे 3 साल का कोर्स और फीस भी कम, 4 साल का कोर्स और फीस भी ज्यादा। अगर फीस ज्यादा है, ड्यूरेशन ज्यादा है तो अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा हैं। फिर भी फीस एंड टाइम इज इम्पोर्टेंट। सिर्फ बीसीए या बीएससी करने से भी कुछ नहीं होगा। आज बीसीए करोगे तो कल एमसीए करना पड़ेगा, और बीएससी करोगे तो कल एमएससी करना पड़ेगा। अगेन ड्यूरेशन इज 5 years और फीस भी लगभग दोनों में सेम है। और जो 1 साल आप पीछे हो जाओगे ना तो लाइफ टाइम 1 साल पीछे रहोगे। फिर भी जॉब अपॉर्चुनिटीज तो सेम रहेंगी। नो, इंजीनियरिंग में हमेशा पैकेज ज्यादा रहता है नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स के आगे। पर गवर्नमेंट जॉब तो निकलती रहेंगी। फिर भी प्रिपरेशंस नहीं करोगे, और फिर प्रिपरेशंस के लिए अलग से कोचिंग जाओगे, अलग से फीस पे करोगे। एंड एज पर यू मनी इज इम्पोर्टेंट। जितने भी पब्लिक सेक्टर्स हैं, रेलवेज है, बैंकिंग है, आप देखिए सबसे ज्यादा सिलेक्शन इंजीनियर्स का होता है, क्योंकि उनका टेक्निकल कंटेंट वही है जो पूछा जाता है। आपको उसके लिए अलग से कोचिंग करना पड़ेगी। बीई में ऑलरेडी कवर्ड है वो। फिर भी मैं बीएससी या बीसीए ही करूंगा। ओके, एज यू विश, जैसी आपकी मर्जी। अरे संभल। हेलो, कहाँ चले गए? याद है तुम्हें उस दिन? हाँ, सब याद है मुझे। काश उस टाइम मैंने तुम्हारी बात मान ली होती तो आज इंटरव्यू के लाइन में खड़े होने की जगह तुम्हारी तरह इंटरव्यू ले रहा होता। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के बाद जो हालात इस देश में बन पड़े हैं वो देखने लायक हैं। नॉर्थ ईस्ट पूरा जल रहा है और इस समय दिल्ली की स्थिति आप ये देख सकते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बाहर की स्थिति है और स्थिति बेहद गंभीर है, बेहद हिंसक हुई है, क्योंकि जो प्रोटेस्ट है वो हिंसक आंदोलन में बदल गया। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, कई लोगों को डिटेन किया है। हमें भी इस बिल का विरोध करना चाहिए क्योंकि ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। स्टूडेंट्स को तो चोट आई है, मीडिया वालों अरे को नहीं नहीं, को चोट आई है। ऐसी बात नहीं है। हमारी सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास। स्टूडेंट के बीच की स्थिति है, कुछ करा है तो सोच समझ के करा होगा। अगर सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास, तो फिर ये बिल एक समुदाय के खिलाफ क्यों है? ये देखो हमारे होम मिनिस्टर जी का वीडियो क्या कह रहे हैं। चिन्मय से कहूंगा कि वो क्या एक बहुत बड़ी भ्रांति फैलाई जा रही है कि बिल माइनॉरिटी के खिलाफ, ये बिल विशेषकर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ। मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं, जो इस देश के मुसलमान है, इसके लिए इस देश के अंदर कोई चर्चा का, कोई चिंता का सवाल ही नहीं है। वो नागरिक है, रहेंगे, उनको कोई प्रताड़ित नहीं।
मगर आप चिंता किसकी कर रहे हो? समझे कुछ? तो फिर ये बॉलीवुड और स्टूडेंट्स ऑफ आईआईटीज़ और सभी सोशल वर्कर इसके खिलाफ क्यों हैं? इसका प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? कोई तो बात है। सब राजनीति है मेरे दोस्त। ये अपोजिशन पार्टी सिर्फ भीड़ को इस्तेमाल करती है। हमें इन चीज़ों पे से ध्यान हटा के अपने करियर पे अपना ध्यान लगाना चाहिए। चलो पढ़ाई करें, कल हमारा इंटरव्यू है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों से बात करेंगे कि वो इस स्थिति में क्यों आ गए Yes. कि इस आंदोलन को हिंसक You're बना right. दिया है। मैं अपने दोस्त दरवाजा खोलिए। जी, आप कौन? हम लोग एनआरसी से आए हैं। एनआरसी? जी हाँ, सही सुना। क्या हुआ? एनआरसी मतलब? एनआरसी मतलब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा आपकी नागरिकता की जांच के आदेश दिए गए हैं। लेकिन इसमें हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? इसमें आपको 1971 के पहले के डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं। कैसे डॉक्यूमेंट्स? जैसे 1971 से पहले के कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट जिससे ये सिद्ध हो सके कि आपके बाप दादा भारत के नागरिक थे या नागरिक हैं। ऐसे तो कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है हमारे पास। यस। डॉक्यूमेंट्स नहीं है? तो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है? डॉक्यूमेंट तो थे लेकिन वो बह गए अभी जो बाढ़ आई थी। बह गए मतलब घुसपैठिए हो। ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। चलिए इनको ले चलते हैं सर, अपन इनको। चलिए चलिए। हमारे उच्च अधिकारी के पास चलना, आपको वहाँ पे आपको अपनी सफाई देनी है। लेकिन चलिए। अरे चलिए 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 चलिए। सर इनके पास एनआरसी संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है सर। नहीं है डॉक्यूमेंट्स तो भेजो इन्हें भी डिटेंशन सेंटर। लेकिन सर पिछले साल आई बाढ़ में हमारे डॉक्यूमेंट्स बह गए थे। लेकिन सर हम तो इंडियन हैं। आज हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं तो हमें अपनी नागरिकता साबित करना रहेगी। भारतीय हो तो कोई प्रूफ भी होगा ना भारतीय होने का, और नहीं है प्रूफ तो जाओ डिटेंशन सेंटर। डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो क्या हुआ? मेरे दादा आज़ादी की लड़ाई में भारत के लिए लड़े हैं। मेरे बाप कारगिल युद्ध में शामिल थे। ये चंद कागज के टुकड़े मेरी नागरिकता साबित करेंगे? मिश्रा, एंट्री करो इन लोगों की और रवाना करो। यूसुफ। और आपका? अजय। इनको छोड़ दो और इनको ले जाओ। लेकिन मैं क्यों नहीं? सीए के अंतर्गत इनको तो नागरिकता मिल जाएगी पर तुम्हें नहीं। ले जाओ इनको डिटेंशन सेंटर।
मैं एक भारतीय नागरिक हूँ। भारतीय की भावना का सच्चे मन से विश्वास करने वाला, एक शांतिपूर्ण, अहिंसक, एक देशभक्त, इस देश के कानून को मानने वाला, उसका आदर करने वाला एक नागरिक। कभी मैं अशफाक उल्लाह खां हूँ, कभी मैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हूँ, कभी टीपू सुल्तान हूँ, तो कभी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हूँ। मैं एक भारतीय नागरिक हूँ। बहुत वक्त से दफन कर रखी है मैंने अपनी कहानी, लेकिन आज सुनाना चाहता हूँ अपनी ज़बानी उस वक्त की तकलीफ़ जब कोई भी आके मुझे बोल देता है देशद्रोही या पाकिस्तानी। जब भी मैं अपना नाम बयां करता हूँ, एक लक़ब के मिल जाने से डरता हूँ। ये मेरी दाढ़ी, ये मेरी टोपी नमाज पढ़ने और पढ़ाने के लिए है, ना कि किसी को डराने या धमकाने के लिए है। चाहे वो हो इंडिया पाकिस्तान का मैच या वो हो राष्ट्रगान, हर घड़ी हर लम्हा है मेरी देशभक्ति और वफादारी का इम्तिहान। चाहे मेरी जन गण मन में हो रवानी या मैं उनको सुना दूं तराना हिंद की पूरी कहानी, फिर भी बड़े आसानी से वो मुझे बोल जाते हैं ए देशद्रोही या पाकिस्तानी। इसी सरजमी का हूँ मैं बंदा, यहीं पैदा हुआ, यहीं पला बड़ा, यहीं हूँ सही सालिम और जिंदा। फिर भी डरा सा रहता हूँ, सहमा सा रहता हूँ कि कहीं पड़ ना जाए मेरे भी गले लिंचिंग का फंदा। बड़े फ़क्र से सोचता हूँ कि 15 अगस्त को पहनूंगा शान से तिरंगे के रंग की शेरवानी, लेकिन कुछ भटके हुए लोग 14 अगस्त को ही मुझे बोल जाते हैं आज़ादी मुबारक हो ए पाकिस्तानी। मैं किस तरह इन्हें समझाऊं, मैं किस तरह इन्हें अपने वतन परस्त होने का यकीन दिलाऊं? इतिहास के पन्ने पलटूं या खुद एक इतिहास बन जाऊं? अक्सर सोचा करता हूं अगर कह भी दिया तो क्या नुकसान है, ये तो बेचारे भटके हुए इंसान हैं। लेकिन जब दिल की गहराइयों में झांकता हूं तो वहाँ तो सिर्फ मेरा हिंदुस्तान है। आज मुझे इन्हें कुछ जवाब भी देना है और इनसे कुछ सवाल भी करना है। तो जवाब ये है कि तिरंगे के 3 रंगों में ढूंढी मैंने अपनी पहचान। इस मुल्क की आज़ादी और कामयाबी में है मेरा बराबर का योगदान। तो सवाल ये है, क्यों मैं चला जाता पाकिस्तान? जय हिंद। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के बाद जो हालात इस देश में बन पड़े हैं वो देखने लायक हैं। नॉर्थ ईस्ट पूरा जल रहा है और इस समय दिल्ली की स्थिति आप ये देख सकते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बाहर की स्थिति है और स्थिति बेहद गंभीर है, बेहद हिंसक हुई है, क्योंकि जो प्रोटेस्ट है वो हिंसक आंदोलन में बदल गया। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, कई लोगों को डिटेन किया है। हमें भी इस बिल का विरोध करना चाहिए क्योंकि ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। स्टूडेंट्स को तो चोट आई है, मीडिया वालों अरे को नहीं नहीं, लोगों को चोट आई है। ऐसी बात नहीं है। हमारी सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास। स्टूडेंट के बीच की स्थिति है, कुछ करा है तो सोच समझ के करा होगा। अगर सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास, तो फिर ये बिल एक समुदाय के खिलाफ क्यों है? ये देखो हमारे होम मिनिस्टर जी का वीडियो क्या कह रहे हैं। चिन्मय से कहूंगा कि वो एक बहुत बड़ी भ्रांति फैलाई जा रही है कि बिल माइनॉरिटी के खिलाफ, ये बिल विशेषकर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ। मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं, जो इस देश के मुसलमान है, इसके लिए इस देश के अंदर कोई चर्चा का, कोई चिंता का सवाल ही नहीं है। वो नागरिक है, रहेंगे, उनको कोई प्रताड़ित नहीं। मगर आप चिंता किसकी कर रहे हो? समझे कुछ? तो फिर ये बॉलीवुड और स्टूडेंट्स ऑफ IITs और सभी सोशल वर्कर इसके खिलाफ क्यों हैं? इसका प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? कोई तो बात है। सब राजनीति है मेरे दोस्त। ये अपोजिशन पार्टी सिर्फ भीड़ को इस्तेमाल करती है। हमें इन चीज़ों पे से ध्यान हटा के अपने करियर पे अपना ध्यान लगाना चाहिए। चलो पढ़ाई करें, कल हमारा इंटरव्यू है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों से बात करेंगे कि वो इस स्थिति में क्यों आ गए Yes. कि इस आंदोलन को हिंसक You're बना right. दिया है। मैं अपने दोस्त दरवाजा खोलिए। जी, आप कौन? हम लोग NRC से आए हैं। NRC? जी हाँ, सही सुना। क्या हुआ? NRC
मतलब एनआरसी मतलब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा आपकी नागरिकता की जांच के आदेश दिए गए हैं। लेकिन इसमें हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? इसमें आपको 1971 के पहले के डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं। कैसे डॉक्यूमेंट्स? जैसे 1971 से पहले के कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट जिससे ये सिद्ध हो सके कि आपके बाप दादा भारत के नागरिक थे या नागरिक हैं। ऐसे तो कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है हमारे पास। यस, डॉक्यूमेंट्स नहीं है? तो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है? डॉक्यूमेंट तो थे लेकिन वो बह गए अभी जो बाढ़ आई थी। बह गए मतलब घुसपैठ ये हो? ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। चलिए इनको ले चलते हैं सर, अपन इनको। चलिए चलिए। हमारे उच्च अधिकारी के पास चलना, आपको वहाँ पे आपको अपनी सफाई देनी है। लेकिन चलिए। अरे चलिए 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 चलिए। सर इनके पास एनआरसी संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है सर। नहीं है डॉक्यूमेंट्स तो भेजो इन्हें भी डिटेंशन सेंटर। लेकिन सर पिछले साल आई बाढ़ में हमारे डॉक्यूमेंट्स बह गए थे। लेकिन सर हम तो इंडियन हैं। आज हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं तो हमें अपनी नागरिकता साबित करना रहेगी। भारतीय हो तो कोई प्रूफ भी होगा ना भारतीय होने का, और नहीं है प्रूफ तो जाओ डिटेंशन सेंटर। डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो क्या हुआ? मेरे दादा आज़ादी की लड़ाई में भारत के लिए लड़े हैं। मेरे बाप कारगिल युद्ध में शामिल थे। ये चंद कागज के टुकड़े मेरी नागरिकता साबित करेंगे? मिश्रा, एंट्री करो इन लोगों की और रवाना करो। यूसुफ। और आपका? अजय। इनको छोड़ दो और इनको ले जाओ। लेकिन मैं क्यों नहीं? सीए के अंतर्गत इनको तो नागरिकता मिल जाएगी पर तुम्हें नहीं। ले जाओ इनको डिटेंशन सेंटर।
सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के बाद जो हालात इस देश में बन पड़े हैं वो देखने लायक हैं। नॉर्थ ईस्ट पूरा जल रहा है और इस समय दिल्ली की स्थिति आप ये देख सकते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बाहर की स्थिति है और स्थिति बेहद गंभीर है, बेहद हिंसक हुई है, क्योंकि जो प्रोटेस्ट है वो हिंसक आंदोलन में बदल गया। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, कई लोगों को डिटेन किया है। हमें भी इस बिल का विरोध करना चाहिए क्योंकि ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। स्टूडेंट्स को तो चोट आई है, मीडिया वालों अरे को नहीं कई नहीं, लोगों को चोट आई है। ऐसी बात नहीं है। हमारी सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास। स्टूडेंट के बीच की स्थिति है, कुछ करा है तो सोच समझ के करा होगा। अगर सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास, तो फिर ये बिल एक समुदाय के खिलाफ क्यों है? लोगों से बात करेंगे कि वो इस स्थिति में ये क्यों आ देखो, गए हैं कि इस आंदोलन को हमारे होम हिंसक मिनिस्टर बना जी का दिया है। वीडियो क्या मैं कह रहे अपने हैं ये? दोस्त, चिन्मय से कहूंगा कि वो क्या एक बहुत बड़ी भ्रांति फैलाई जा रही है कि ये बिल माइनॉरिटी के खिलाफ, ये बिल विशेषकर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ। मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं, जो इस देश के मुसलमान है, इसके लिए इस देश के अंदर कोई चर्चा का, कोई चिंता का सवाल ही नहीं है। वो नागरिक है, रहेंगे, उनको कोई प्रताड़ित नहीं। मगर आप चिंता किसकी कर रहे हो? समझे कुछ? तो फिर ये बॉलीवुड और स्टूडेंट्स ऑफ आईआईटीज और सभी सोशल वर्कर इसके खिलाफ क्यों हैं? इसका प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? कोई तो बात है। सब राजनीति है मेरे दोस्त। ये अपोजिशन पार्टी सिर्फ भीड़ को इस्तेमाल करती है। हमें इन चीज़ों पे से ध्यान हटा के अपने करियर पे अपना ध्यान लगाना चाहिए। चलो पढ़ाई करें, कल हमारा इंटरव्यू है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों से बात करेंगे कि वो इस स्थिति में क्यों आ गए Yes. कि इस आंदोलन को हिंसक You're बना right. दिया है। मैं अपने दोस्त दरवाजा खोलिए। जी, आप कौन? हम लोग एनआरसी से आए हैं। एनआरसी? जी हाँ, सही सुना। क्या हुआ? एनआरसी मतलब? एनआरसी मतलब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा आपकी नागरिकता की जांच के आदेश दिए गए हैं। लेकिन इसमें हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? इसमें आपको 1971 के पहले के डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं। कैसे डॉक्यूमेंट्स? जैसे 1971 से पहले के कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट जिससे ये सिद्ध हो सके कि आपके बाप दादा भारत के नागरिक थे या नागरिक हैं। ऐसे तो कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है हमारे पास। यस। डॉक्यूमेंट्स नहीं है? तो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है? डॉक्यूमेंट तो थे, लेकिन वो बह गए अभी जो बाढ़ आई थी। बह गए मतलब घुसपैठ ये हो? ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। चलिए इनको ले चलते हैं सर, अपन इनको। चलिए चलिए। हमारे उच्च अधिकारी के पास चलना, आपको वहाँ पे आपको अपनी सफाई देनी है। लेकिन चलिए। अरे चलिए 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 चलिए। सर इनके पास एनआरसी संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है सर। नहीं है डॉक्यूमेंट्स तो भेजो इन्हें भी डिटेंशन सेंटर। लेकिन सर पिछले साल आई बाढ़ में हमारे डॉक्यूमेंट्स बह गए थे। लेकिन सर हम तो इंडियन हैं। आज हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं तो हमें अपनी नागरिकता साबित करना रहेगी। भारतीय हो तो कोई प्रूफ भी होगा ना भारतीय होने का, और नहीं है प्रूफ तो जाओ डिटेंशन सेंटर। डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो क्या हुआ? मेरे दादा आज़ादी की लड़ाई में भारत के लिए लड़े हैं। मेरे बाप कारगिल युद्ध में शामिल थे। ये चंद कागज के टुकड़े मेरी नागरिकता साबित करेंगे? मिश्रा, एंट्री करो इन लोगों की और रवाना करो। यूसुफ। और आपका? अजय। इनको छोड़ दो और इनको ले जाओ। लेकिन मैं क्यों नहीं? सीए के अंतर्गत इनको तो नागरिकता मिल जाएगी पर तुम्हें नहीं। ले जाओ इनको डिटेंशन सेंटर।
May I come in, sir? Yes, come in. Hi Praveen, how are you? अरे प्रवीण तुम? अरे राहुल तुम? यार आज से स्कूल लाइफ तो खत्म। और नई लाइफ शुरू। तो क्या सोचा है तुमने कॉलेज के बारे में? बेस्ट ऑप्शन है इंजीनियरिंग। उससे क्या होता है? मैं तो बीएससी या बीसीए करूंगा। उससे क्या फायदा होगा? उससे 3 साल का कोर्स और फीस भी कम, 4 साल का कोर्स और फीस भी ज्यादा। अगर फीस ज्यादा है, ड्यूरेशन ज्यादा है, तो अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा हैं। फिर भी फीस एंड टाइम इज इम्पोर्टेंट। सिर्फ बीसीए या बीएससी करने से भी कुछ नहीं होगा। आज बीसीए करोगे तो कल एमसीए करना पड़ेगा, और बीएससी करोगे तो कल एमएससी करना पड़ेगा। अगेन ड्यूरेशन इज 5 years, और फीस भी लगभग दोनों में सेम है। और जो 1 साल आप पीछे हो जाओगे ना, तो लाइफ टाइम 1 साल पीछे रहोगे। फिर भी जॉब अपॉर्चुनिटीज तो सेम रहेंगी। नो, इंजीनियरिंग में हमेशा पैकेज ज्यादा रहता है नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स के आगे। पर गवर्नमेंट जॉब तो निकलती रहेंगी। फिर भी प्रिपरेशंस नहीं करोगे, और फिर प्रिपरेशंस के लिए अलग से कोचिंग जाओगे, अलग से फीस पे करोगे। एंड एज पर यू मनी इज इम्पोर्टेंट। जितने भी पब्लिक सेक्टर्स हैं, रेलवेज है, बैंकिंग है, आप देखिए सबसे ज्यादा सिलेक्शन इंजीनियर्स का होता है, क्योंकि उनका टेक्निकल कंटेंट वही है जो पूछा जाता है। आपको उसके लिए अलग से कोचिंग करना पड़ेगी। बीई में ऑलरेडी कवर्ड है वो। फिर भी मैं बीएससी या बीसीए ही करूंगा। ओके, एज यू विश, जैसी आपकी मर्जी। अरे संभल के। हेलो, कहाँ चले गए? याद है तुम्हें उस दिन? हाँ, सब याद है मुझे। काश उस टाइम मैंने तुम्हारी बात मान ली होती, तो आज इंटरव्यू के लाइन में खड़े होने की जगह तुम्हारी तरह इंटरव्यू ले रहा होता। अरे भाई, गाड़ी आगे बढ़ा लो। हाँ हाँ, कर रहे हैं कोशिश। क्या हुआ भैया? अरे जाम लगा हुआ है, लगता है कोई गाड़ी अटकी है। कब से लगा है? 15-20 मिनट हो गए। सुनिए, कहीं ओवरहेड कॉइल में मॉइस्चर तो नहीं आ गया? एक बार बैटरी कनेक्शन चेक करके देखिए। अरे भाई, आप अपना काम करिए। स्पार्क प्लग तो चेक करिए एक बार। कहा ना, आप अपना काम करिए। अरे आप एक बार चेक तो करिए। लो, तुम ही कोशिश कर लो। सेल्फ मारिए एक बार। एक बार फिर कोशिश करिए। अरे वाह, आपको तो बहुत अच्छी नॉलेज है। कहाँ से सीखा आपने? इंजीनियरिंग फ्रॉम सिस्टेक। Systech, the best way of learning.
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड कुछ साइंटिफिक और टेक्निकल चीज़ों पर बात करूँगा। अगर हम वेट लिफ्टिंग के दौरान कुछ साइंटिफिक चीज़ों को ध्यान में रखें तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। मसल को फास्ट ग्रोथ मिल सकती है और अच्छा फॉर्म हो सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम वेट लिफ्टिंग में किन साइंटिफिक चीज़ों को ध्यान में रखें। जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी। नॉर्मली हम ये करते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं, काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं अगर हम ये हमारा जो काम है, ये मसल करना है वेट को लिफ्ट करने का, और अगर हमने इसको ये छोड़ दिया तो मसल ने काम नहीं करा। डंबल को ग्रेविटी पावर ने, अर्थ की जो पावर होती है, उसने अपनी तरफ खींचा। तो हमको करना क्या है, वापस जब डंबल को छोड़ेंगे तो मसल पावर से उसको रोकना है, धीरे धीरे जाने देना है। देखें यहाँ पर, अब यहाँ पे जब ये नीचे जा रहा है तो मैं मसल को यूज़ कर रहा हूँ इसको होल्ड करने के लिए। दैट मीन्स आई एम वर्किंग अगेंस्ट ग्रेविटी। ये मसल से उठाया, नाउ माई मसल इज वर्किंग अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो दोस्तों, पहला पॉइंट था यू हैव टू यूज योर पावर अगेंस्ट ग्रेविटी। दूसरा टेक्निकल पॉइंट है ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। आपको कब सांस लेनी है और कब सांस रोकनी। हम डंबल को उठाते हैं तो हमको अपनी सांस रोकनी है। जब उसको रिलीज करेंगे तो सांस को भी रिलीज करना है। एक बार फिर देखें। आज की वीडियो में मैंने आपको दो इम्पोर्टेंट बात बताया। एक, हाउ टू वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी। दूसरा, हाउ टू ब्रीथ इन एंड हाउ टू ब्रीथ आउट। सांस कब छोड़नी है और सांस को कब रोकनी है। अगर ये चीज़ें हम मॉनिटर करके एक्सरसाइज करेंगे तो आप अपने रिजल्ट्स को चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।